दोस्तों, साधना IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या सही है पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को बदलने का अधिकार है, सही है या नहीं। ठीक है ना, आप लोग कोशिश करेंगे साथ साथ करने की भी। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय बदलने का अधिकार नहीं है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय बदलने का अधिकार है। और लास्ट ऑप्शन है, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय बदलने का अधिकार है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय बदलने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है, ए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा है उसकी ओरिजिनल जो अधिकारिता है उसके बारे में, आरंभिक अधिकारिता। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की दो भागों में बांटी जा सकती है। ठीक है ना, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरी कॉन्करेंट। ठीक है, तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे फिर हम इसके उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखते हैं, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्करेंट में आ गया। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार तथा किसी राज्य संघ क्षेत्र के विवाद, नहीं। इसके बाद दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें इस क्वेश्चन में बात की गई है आरंभिक अधिकारिता में भी एब्सोल्यूट ओरिजिनल, ठीक है ना, अधिकारिता की। तो कौन कौन से ठीक हो जाएंगे इसमें, पहला और आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो योग्यता है, तो यहाँ पे बात की जा रही है योग्यता की। तो कितने वर्ष वकील होना चाहिए अगर उच्चतम न्यायालय का किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनना है, तो इसका उत्तर स्पष्ट है, 10। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ब्लैंक स्थान है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स वाली पोजीशन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश CGI की जांच के बाद, CBI की जांच के बाद, बार काउंसिल की रिपोर्ट के बाद, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो ये उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये हम लोगों ने देखा भी था, आर्टिकल 143 था, जिसके तहत राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ परामर्श वाली प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, कब देता है, ये वाली बात पूछी जा रही है। अपनी पहल पे स्वयं देगा, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। तब जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, तब भी नहीं देगा। जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला हो, नहीं, ये भी गलत है। तब जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यस, ये बिल्कुल आपका ठीक उत्तर है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि आर्टिकल 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को वो सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, ये वाली बात राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो आपको रिकॉल हो गया होगा, ये कॉन्करेंट वाली बात है। अगर देखें तो जो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती प्रारंभिक अधिकार जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे मामले जो हाई कोर्ट भी देखता है और सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा, तो वो इसमें आते हैं। तो वो मामला हो जाता है आपका मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित। तो यही उसके उत्तर
हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें केंद्र व राज्य के बीच विवाद या राज्यों के बीच विवाद, तो ये आपका प्रारंभिक अधिकारिता तो है, किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय की है केवल ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वाली की है। नेक्स्ट आते हैं, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। नहीं, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यंत्र कहीं रखता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो, क्योंकि अब ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूछा है इसलिए मैं इसकी बात बता रहा हूँ केवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक भी है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है मूल अधिकार वाले भाग को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेंगे, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट, जब किसी उच्च न्यायालय का, ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट की बात की जा रही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, ठीक है ना, किसके अधीन होता है? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, यहाँ जज के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे है तो जज बट वो काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, ठीक है ना, प्रशासनिक काम कर रहा है, तो वो किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। नहीं, ये भी गलत है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का कोई मतलब नहीं आएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर उसके जज जब एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क कर रहे होते हैं तो वो रिट अधिकारिता के अधीन आते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कथन करण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कथन देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बढ़िया स्थिति में है। देखिए, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को करते किस तरह से हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कथन, ये हो रहा है कार्य और ये हो रहा है कारण, तो हमेशा कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा, ठीक है। पहले तो इस बात को दिमाग में रखेंगे इन क्वेश्चंस को करते समय। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करते हैं क्या है हम लोग कि इन क्वेश्चंस को सेपरेट पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा पहला वाला कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बढ़िया स्थिति में है। अब हम इसको यहाँ ये देखेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना, कि राइट है या फिर रॉन्ग है, पहले हम इसको ये देखेंगे। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस राइट है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि राइट है। अगर सपोज ये सेंटेंस हम रॉन्ग होता, ठीक है, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर ये सेंटेंस रॉन्ग होता तो हमें कारण को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उत्तर हमारे पास निकल के आ जाता कि ए गलत है और आर सही है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है अभी हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब ऐसी इसको हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, इसको भी, इसमें भी देखेंगे ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना। देखते हैं अब, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। सपोज ये राइट है और अगर ये वाली लाइन या ये वाला कारण जो रीजन है ये गलत होता और ये ठीक है, तो अभी हमारे पास उत्तर आ जाता कि ए ठीक है और आर गलत है। एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों को हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी ठीक है, कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये तो आपके कट गए, ये तो हो ही नहीं सकते अब, क्योंकि ए और आर दोनों ठीक है। तो उत्तर अब आपका यहाँ पे होगा, तो हम 50% पे पहुँच गए तुरंत,
ठीक है। अब चूंकि मैंने पहले बताया था आपको कि कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा जोड़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कारण को, उसके बाद पढ़ेंगे कार्य को, यानी कि कथन को। अगर मैच होता है तो स्पष्टीकरण है, नहीं कर पाता है मैच तो स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने आपको बताया था जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बढ़िया स्थिति में है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्याख्या कर रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप लोगों से मैं फिर कहूँगा कि ये फ्री के नंबर हैं एक तरह से। जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लें और जैसे मैंने बताया है उसी तरह से करें, तो ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, संभावना ना के बराबर होगी, ठीक है ना, इनके गलत होने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, भारत और यूएसए दोनों में। तो हम लोगों ने अपने वीडियोस में ये आप लोगों को बताया है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो भारत में तो है ही है, लेकिन हम लोगों ने ये यूएसए से ली है और ये वहाँ भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, भारत और यूएसए दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहला इसमें कथन दिया गया है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो न्यायालय में लंबित हों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया भी गया है स्पष्ट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये सेंटेंस का केवल सिविल मामलों को देखती है लोक अदालत, ना कि आपराधिक। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों मामलों को देखती है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और योग्य व्यक्ति है तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना, जो कानून का ज्ञाता हो। ऐसा नहीं है कि केवल सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त होंगे, ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या ठीक हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अभी बात की थी पीछे कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो तुरंत यहाँ पे हम लोगों का दिमाग जाना चाहिए कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो वही इस क्वेश्चन में पूछी गई है, केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसके किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये इसकी ओरिजिनल पावर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी लोक अदालतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए की गई है। तो ये देखेंगे ये ठीक है या गलत है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लोक अदालतों में इसी टाइप के मामले देखे जाते हैं। सेकंड है, स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार ऐसे किसी भी मामले से संबंधित होगा जो किसी भी कानून के अंतर्गत क्षमा योग्य अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे ही आपको पता चल रहा होगा कि कहीं पे ये क्षमा योग्य नहीं है और ऐसे मामलों को सब लोक अदालत देख लेगी, ये तो असंभव सी बात है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। यदि विवाद वाले दोनों समूहों के बीच समझौता नहीं हो पाता है
तो लोक अदालत गुणों के आधार पर विवादों का समाधान करेगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 1 व 3 सही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु 45 वर्ष है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम आयु का कोई वर्णन है ही नहीं संविधान में। अधिकतम आयु का है जो रिटायरमेंट वाली है, और उच्चतम न्यायालय के मामले में वो है आपकी 65 वर्ष, ध्यान रखेंगे। जो कि सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 मुख्य न्यायाधीश सहित है। वर्तमान की बात की जा रही है, तो ये भी अभी वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था वीडियो में 1+33, ठीक है ना। तो एक आपके चीफ जस्टिस हो गए और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हो गए। तो अगर दोनों को करें तो इसमें यही दिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश सहित, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 व 3 सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।